वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और अगर आपको याद हो तो गाए बगाए हमने आपके साथ एक स्टोरी तवातर के साथ शेयर की है, और वही है कि फ़िज़ाई आलूदगी जिसे हम समझते हैं वो स्मोग है, हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा, चले थोड़ी देर में विजिबिलिटी ठीक हो जाएगी। ये इतना आसान नहीं है, ये हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। जो रिसर्च की गई थी जिसमें ख़ास तौर पर नई दिल्ली का जो है वो स्पेसिमन था, और उसमें उन्होंने कहा था कि लो बर्थ वेट, बच्चे पैदा होने से लेकर इसक़ात हमल तक के जो मसाइल हैं वो इसी एयर पोल्यूशन से होते हैं। और ये भी रिसर्च की गई थी कि एयर पोल्यूशन की वजह से ज़िंदगी की जो जैसे कहना चाहिए ना तवालत, हाँ लाइफ साइकिल का क्या इसको कहते हैं, लाइफ स्पैन वो 2 से 7 साल कम हो गया। जिंदगी की तवालत जो है वो कम हो जाएगी। तो 2 से 7 साल हमजा सोचें, ये हम पाकिस्तानियों का भी है। ये सिर्फ सांस लेने की वजह से इस हवा में। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2019 के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी की बढ़ती सतह पाकिस्तानियों की सेहत को दीमक की तरह चाट रही है, जिससे औसत जो मुतवक्के ज़िंदगी है वो पहले ही हमारी बहुत ज़्यादा कम है पाकिस्तानियों की, और वो 2 से 7 साल मज़ीद कम हो रही है। और जो बच्चे हैं उनके हवाले से जो फ़रा बात कर रही थी वो बात इसी तरीके से बताई जा रही है। अमरीकी वॉच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस सालाना 70 लाख अफराद ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। ये इतना जो है ना सीधी सी बात नहीं है कि अच्छा दिल्ली चलें, पहले नंबर पे था लाहौर या कराची, दूसरे तीसरे की जंग लड़े होते हैं। और आप देखें कि दुनिया में अगर वो बात कर रहे हैं तो ये इलाके जो कि फ़िज़ाई आलूदगी में सबसे ऊपर रहते हैं, यहाँ पर कितनी ज़्यादा तबाही हो रही होगी। बदकिस्मती से हमें और तबाहियों से फुर्सत नहीं मिलती कि हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर कर सकें। दुनिया की 91% आबादी ऐसे मकामात पर रहती है जहाँ का फ़िज़ाई मयार जो है आलमी इदारा सेहत के बयान करदा उसूलों के मुताबिक नहीं है, और बदकिस्मती से हम भी उन्हीं इलाकों में शामिल हैं। हर 10 में से 9 अफराद आलूदा फ़िज़ा में सांस लेते हैं। और जर्मन वॉच जो है थिंक टैंक के सालाना ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में से 5वें नंबर पर जिन्हें इस वक्त सख्त माहौलियाती तबाही का सामना है। और पाकिस्तान में माहौलियाती तबाही की सबसे बड़ी वजह आलूदगी को करार दिया गया है। दूसरी तरफ वसी डेटाबेस की मॉडलिंग और दीगर तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि फ़ज़ाई आलूदगी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की ख़वातीन में 7% तक इसक़ात हमल की वजह बन रही है। यानी ऐसी ख़वातीन के बच्चे या तो मुर्दा पैदा होते हैं या जन्म लेने से पहले ही वो फौत हो जाते हैं। ये इतना बड़ा मसला है, लेकिन हम इस तरफ सोचते ही नहीं है, और हम फ़रा एक चीज़ का इंतज़ार भी करते हैं, इस पर हुकूमत ही करे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी तो कर सकते हैं। हर चीज़ ही तो हम क्या चाहते हैं हुकूमत करे। हमारा कूड़ा उठाना है तो वो भी हुकूमत उठाए। हम अपने घर के दरवाजे से बाहर यूं करके रख दें और उसके बाद वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो हुकूमत जो है वो आके उठाए। लेकिन फिलहाल हम बात करें माहौलियाती आलूदगी के हवाले से बात करेंगे अलीज़े अयाज से, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और यूथ एम्बेसडर हैं अक़वाम मुत्तहिदा की। अलीज़े, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। ये जो एक रिसर्च सामने आई है, आपके ख्याल में हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी होगी कि अब जबकि खुल के बात सामने आ गई है कि फ़िज़ाई आलूदगी से पाकिस्तानियों की औसत उम्र में 2 से 7 साल की कमी वाक़ई हो रही है, तो ये कितनी जिसे कहना चाहिए अलार्मिंग न्यूज़ है आप जैसे एक्टिविस्ट के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि अब तक अनअवेयर हैं माहौलियाती आलूदगी की तबाहकारियों से। जी बिल्कुल, देखिए एक शॉकिंग न्यूज़ तो है नहीं। हमें काफ़ी सदियों से हमें पता था कि जो आलूदगी है, माहौलियाती आलूदगी, चाहे वो इंडोर पोल्यूशन हो या आउटडोर पोल्यूशन, वो हमारे ह्यूमंस के लिए काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पैदा करती है। और इवन तो पाकिस्तान इतनी डेवलप कंट्री नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनकी जो पोल्यूशन लेवल्स होते हैं वो इतना इसका तो इम्पैक्ट करते हैं। और जिस एविडेंस की हम बात कर रहे हैं रिसेंटली, उससे ये प्रूव हो चुका है कि कोई भी एवरेज पाकिस्तानी हो, उनकी जो टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लाइफ स्पैन है वो कम से कम 2 साल कम हो जाती है अगर हम लोग जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो नहीं कर रहे। और पाकिस्तान इससे अभी बहुत दूर है, हमने बिल्कुल गाइडलाइंस इफेक्ट नहीं किए। और पाकिस्तान के लिए खासतौर पे एक चैलेंज है, और एज एन एक्टिविस्ट मुझे कंसर्निंग लगती है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान की बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की और भी बहुत मसाइल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर हो करप्शन के बारे में, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और आप जानते हैं जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट है, उनके लिए एक प्रायोरिटी है कि हम अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हम उसे बूस्ट करें। बट अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना चाहेंगे, उसके साथ साथ आलूदगी बढ़ेगी, और तो उसके साथ साथ जो हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ भी बचे और वो सही रहे एक एवरेज पाकिस्तानी के लिए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक है अलीज़े, अगर बात की जाए सिर्फ दरख्त लगा देना मसले का हल है, क्योंकि दरख्त लगेंगे कब जाके उनका फ़ायदा होगा। स्मोक टावर्स का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, चीन भी ऐसा करता है, भारत में भी मौजूद है। क्या पाकिस्तान इसको फॉलो नहीं कर सकता, और क्या पाकिस्तान फॉलो कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को?
जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सोल्यूशन बताया और एक्चुअली काफ़ी जो एविडेंस है, मैं जब लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लोगों से बात करती हूँ और वो कहते हैं कि ये एक सबसे फेवरेबल सोल्यूशन है पाकिस्तान के लिए, जो कि मिडिल डेवलपमेंट कंट्री है, और हमें बिल्कुल अपने नेबर चाइना का एग्जांपल लेना चाहिए, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उनके इनसाइट से ये बात क्लियर है कि जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो सबसे बिगेस्ट थ्रेट है फॉर हेल्थ ऑन द प्लानट, और पाकिस्तान में भी। और इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिलेशन और जो आपने अबॉर्शन स्टिल बर्थ के बारे में बात की थी, वो एक डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स है। फिर इससे फर्दर एक ये भी रिलेशन है कि जो एयर पोल्यूशन है वो और कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। अभी तक कोविड से कोई रिलेशन प्रूव नहीं हुआ है, बट ये लाइकली एविडेंस इमर्ज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फिर जो आलूदगी का जो लिंक है वो ट्यूबरकुलोसिस से भी है, HIV से भी है, और जो बिहेवियरल किलर्स होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग होती है, या फिर इवन वार, जब आप कश्मीर में जाएं तो अगर हम बेनिफिट्स देखें जो स्मोक कंट्रोल टॉवर्स है उनका लॉन्ग टर्म है, क्योंकि अगर आप चाइना में उनकी केस स्टडी देखें, उन्होंने 2014 में ये जो ना जंग डिक्लेयर की थी अगेंस्ट पोल्यूशन, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि उनके जितने शहर हैं वो कम से कम 32% तक अपनी आलूदगी रिड्यूस करेंगे, और इसीलिए जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2.3 ईयर्स तक बढ़ गई है वहाँ। तो अली से इज़ दिस अ न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पूरी दुनिया इस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है? हम आज तक कभी जिगजैग टेक्नोलॉजीज़ पे शिफ्ट कर रहे हैं भट्टों को, कभी कह रहे हैं बिलियन ट्री सुनामी लगाए जाएं, जो अदालत जो है वो कहती है ला के दिखाएं कहाँ लगाए हैं दरख्त, तो दरख्त लगा दिए थे, बो दिए थे, वो उगे भी हैं, वो निकले भी हैं, वो कब जवान हो गए, उनको देखभाल कौन कर रहा है? तो हम क्यों इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पर, इस तरह की रिसर्चेस पे, या इस तरह की जो हल हैं उनकी तरफ नहीं जा रहे? इसके आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटीज गलत जगह पर हैं, या फिर काफ़ी डिफरेंट जगह पे है, जिससे कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। हम जानते हैं पाकिस्तान के लिए डिफेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो कि सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ हैं, और जो कि बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोजेक्ट था उसकी जो सबसे फेवरेबल सपोर्ट इसलिए था क्योंकि वो एक सस्टेनेबल था, उसमें लो बजट था, और उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग टर्म पे होंगे। आप जैसे जानते हैं ट्रीज को काफ़ी साल लग जाते हैं, कम से कम 35 ईयर्स जब तक वो ग्रो होती हैं, और वो उस कार्बन ऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देती हैं और उस बैलेंस को सही करती हैं ताकि उनका कोई रीजनेबल इम्पैक्ट हो एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे या आलूदगी पे। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इफेक्ट इमीडिएट होता है, शॉर्ट टर्म। अगर हमने आज पावर प्लांट लगाया स्मोक डिटेक्टर्स के लिए और लो कार्बन एमिशंस के लिए, तो 1 वीक के अंदर अंदर आप देखेंगे कि उनकी मिनट एरिया में कम से कम 10% रिडक्शन होगी आलूदगी में। तो आई थिंक अगर हम और बजट एलोकेट करें इन तरह की टेक्नोलॉजीज़ में, और स्पेसिफिकली जो अशगुल हैं और जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स हैं, अगर वो इन चीज़ों पे फोकस करें और कन्विंस करें कि जो ना डिफेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, हेल्थ मिनिस्टर के लिए, वो कम होती जाएंगी। बिल्कुल ठीक है अलीज़े, हम हुकूमत की तरफ तो देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहैसियत कौम कर सकते हैं, हम आम इंसान की हैसियत से कर सकते हैं जिससे हम बच सके, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों को तो थ्रेट्स हैं, तो हम कैसे बच सकते हैं? लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये चंद एक चीज़ें हैं जिनको फॉलो कर ले तो उससे बचा जा सकता है? मतलब अली से आज भी किसी ने एहतजाज करना हो ना, तो सड़क पे टायर रख के तो उन्हें जला दो, या फिर कूड़ा जो है उसको आग लगा दो, या फिर ये है कि अब ये पेट्रोल है, आप देखिए कि कोई इस पर गौर नहीं करता कि पेट्रोल पे मिलावट की जाती है या हमारी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। मतलब इन चीज़ों के बारे में हम ये लीस्ट कंसर्न। बिल्कुल आई एग्री, आई थिंक बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि पाकिस्तानी के जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो ही इंकरेज नहीं करती कि हम इस जो ना बैटल को डील कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं जो पाकिस्तानियों के लिए थ्रेट है, वो 3 तरह की चीज़ है। तो सबसे पहले तो होता है पार्टिकुलेट मैटर के नाम से PM, फिर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरी जो थ्रेट है वो है कुकिंग स्मोक। और ज़्यादातर पाकिस्तानी घरों में कुकिंग स्मोक ही होती है, जो कि एक हाई रिस्क बनती है स्टिल बर्थ के लिए, और जो एबॉर्शन होता है। तो प्रेगनेंसी की जितनी जो रिपोर्ट आई है प्रेगनेंसी रिलेटेड और आलूदगी से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं वो इन 3 चीज़ों की वजह से है। और कुकिंग स्मोक एक्चुअली हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली खाना तो पकाना होता है, बट जिस तरह के घर कंस्ट्रक्ट हुए होते हैं जिसमें वेंटिलेशन नहीं होती, जो हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर है कि स्मोकिंग भी कर रहे हैं मर्द ज़ात, तो वो घर के अंदर ही कर रहे हैं, और उसमें कोई देखा नहीं जाता कि इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरह अफेक्ट करती है। और शायद ये इस वजह से कि जो है ना हमारी अनफॉर्चुनेटली जो पुअर पॉपुलेशन है, जो कि अक्सर सिटी स्कर्ट्स है, उन्हें इन चीज़ की अवेयरनेस है ही नहीं। इस एविडेंस के बारे में हम तो सुन रहे हैं, बट वो तो शायद इस बात पे यकीन भी नहीं करते। तो बहुत बैकवर्डनेस भी है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्लिक्ट करती है हमारी प्रोग्रेसिव नेशन से। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अलीज़े।
हमसे बातचीत कर रही माहौलियाती आलूदगी के जो मुज़मरात हैं, जो उसके असरात हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर। हम मुझे ये समझ नहीं आती कि जो एक अमीर शख्स है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उन्होंने घर के अंदर ना, जैसे अब AC स्प्लिट यूनिट्स लगे होते हैं, वैसे एयर प्योरीफायर्स भी लगा लिए हैं, ह्यूमिडिफायर्स भी लगा लिए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन उस आदमी का क्या बनेगा? क्या वो अपने घर से, उसे नहीं लगता कि उसने कभी निकलना भी है, इसी रोड पे जाना है, इन्हीं लोगों में जाना है, वहाँ पे की जो पोल्यूशन है उसका क्या होगा? बिल्कुल। मास्क पहनना भी हमने अब शुरू किया, वो भी कोविड की वजह से सब लोग नहीं पहन रहे, लेकिन जब ये स्मोक होती है उस वक्त भी डॉक्टर्स यही बता रहे होते हैं कि आपको मास्क पहन के रखना चाहिए। ऐसा नहीं, हमारे बच्चे बाहर कर रहे होते हैं। और हमजा आप सोचें कि हमारी कितने लोग जो हैं खतरे गुर्बत से नीचे रहते हैं, वो सब लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? और इस हवा में सांस लेने के जो नताइज सामने आ रहे हैं कि अगर लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होते हैं, अगर इसकाते हमल हो जाते हैं, अगर ज़िंदगी की एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, ये तो वो मेजर चीज़ें हैं जो सामने आ रही। आप बीमार हो गए, आपका जितना खर्चा होगा उन अद्वियात के ऊपर, अपने आप को हॉस्पिटल के ऊपर जो बर्डन होगा, इन तमाम चीज़ों को क्यों नज़रअंदाज किया? अगर पाकिस्तानियों की जुबान में कहा जाए, छोटी मोटी बीमारियों को तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे कि उससे क्या मसाइल हो रहे हैं। ये इतना बड़ा मसला है कि 2 से 7 साल पहले आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, बाकी मुल्कों के साथ आप देख लें तो आपको समझ लगेगी कि अब ये हम किस तरफ जा रहे हैं। और ये 2 से 7 साल कोई क्लीन डेथ नहीं है, ये एक बड़ी मिजरेबल डेथ है, क्योंकि इसके नतीजे में आप मुख्तलिफ ऐसी पेचीदगियों और बीमारियों का शिकार होते हैं जिसकी वजह से आपकी जल्द मौत वाक़ हो सकती है। ये ऐसे नहीं है कि बस अचानक से आसानी से हम इस दुनिया से चले जाएं, जो कि हम अपने लिए दुआ मांगते हैं हमेशा से। इसके लिए कोशिश करें कि हम सब अपना हिस्सा किरदार ज़रूर अदा करें। बुरा लगता है किसी को अगर कहे ना, मैं एक दिन जा रही थी गाड़ी के पीछे से बहुत, और मोटरवे पे हमसा धुआं निकल रहा है काले रंग का, और उसको क्रॉस करते हुए मैंने वो इशारा किया तो वो उनको समझ ही नहीं आती कि ये भी कोई इशू है। वो उनको कहते हैं आपको क्या तकलीफ है, धुआं हमारा, गाड़ी हमारी, रोड हमारी, आपको क्या मसला है? बिल्कुल ऐसा है, ये हमारा अमूमी रवैया ऐसे ही, और ये चीज़ें तो हम चेक भी नहीं करते हैं। खैर, अभी फरा मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। अच्छा, और आप देखें कि आप अच्छी है कि नहीं अच्छी है, आपने फैसला करना है, और जो व्यूअर्स हैं उन्होंने फैसला करना है। ये वीडियो देखें। वीडियो में आपको अभी एक गाड़ी नज़र आ रही है, अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें ना एक बेहतरीन ड्राइवर भी नज़र आएंगे। अच्छा, क्या मतलब है? जी, यही मतलब है, ये कोई एडिटिंग नहीं है। नहीं, ये किसी की गोद में बैठा हुआ है, ये खुद चला रहा है। ये मेरा ख्याल है खड़े होकर चला रहा है, क्योंकि ये तो सीट पे बैठ जाए तो नजर ही कुछ ना आए। नहीं तो ही इज ऑल अलोन, इतनी बड़ी गाड़ी के साथ ये बच्चा जो कि सीट पे, तो मुझे नहीं लग रहा इसके पाँव पहुंच रहे होंगे एक्सीलेटर तक और ब्रेक तक। हाँ जी, कुछ नहीं, आप देखें अब कैसे चला रहा है ये गाड़ी। ये हैरत वाली बात है। ये सब इसीलिए हैरान है, और ये बताया ये जा रहा है कि ये मुल्तान से है, और मसरूफ़ तरीन जो शाहरा है बोसन रोड पर, ये 5 साल तकरीबन 6 साल इस बच्चे की उम्र बताई जा रही है। लैंड क्रूज़र चलाने की वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, और जिस बंदे ने बनाई है उसने इसीलिए बनाई है क्योंकि अंदर और कोई नहीं था। ओह माय गॉड, लेकिन क्या इसको रोका गया? नहीं, क्या? अभी तक ट्रेस भी नहीं किया गया। क्योंकि लैंड क्रूजर है इसलिए? नहीं पता। अगर होता मोटरसाइकिल पे कोई लड़का बेचारा, तो उसामा सत्ती होता तो उसको तो गोलियां मार के इन्होंने मार भी देना था अभी तक कि आप रुके नहीं है। सो ये हमारे कानून की वो जगह है जहाँ पर के बहुत मसाइल है। बिल्कुल, आप ये देख लें। अब ये कहा जा रहा है कि जो CCTV कैमरे हैं उनकी मदद से देखा जाएगा कि क्या मामला था, फिर इसके मालिक तक पहुँचा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि क्या ये वाकई ये बच्चा ही चला रहा था। लेकिन कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, कितना बड़ा मिसहैप हो सकता था, और किस तरह ये बच्चा लेके निकल गया। यकीनन पेरेंट्स ने नहीं दी होगी, ये बच्चा कैसे लेके निकल गया, हैरत वाली बात है। लेकिन ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी गफलत और कोताही है, हम इसे ये नहीं कह सकते। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हमसे जब आप वालिदैन बनते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तरबियत की आयद होती है। सो आपको अपनी हिफाजत, दूसरों की हिफाजत के लिए कम उम्र ड्राइवर्स को गाड़ियाँ नहीं देनी है, क्योंकि वो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, बल्कि वो रोड पे मौजूद हर एक इंसान के लिए ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बाइस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को वीडियो गेम्स पे लगा देना चाहिए। अच्छा, हाँ, वीडियो गेम्स खेलेंगे बच्चे, कम से कम जो है उनका शौक पूरा होता रहे। अगर गाड़ी चलाने का शौक है तो वीडियो गेम जो है खेल रहे हो, और उससे मानो में नए दौर के जो है ना वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसे ये बच्चे पुराने दौर में होते तो क्या होता है इनके साथ? आप भी हरकत मैं तो बता भी नहीं सकता ना कि क्या होता। तो असल जो इलाज है हमें ये तय करना है कि वो इलाज सही है, ये इलाज सही है जो हमजा सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। ये हल है ना कि इस तरफ बच्चे शायद जाए ही ना। हाँ, अगर वो कर रहे हैं, उनका शौक टीवी के सामने से उठेंगे, वो इस दुनिया से निकलेंगे तो कहीं और जाएंगे। लेकिन आज तक जिस चीज़ को हम बुरा समझते रहे ना, वो अब एक इंडस्ट्री बन गई। वीडियो गेमर्स जो हैं, इसकी सनत ने दुनिया की तेज़ी से फैलती हुई इंडस्ट्री का रूप धार लिया। अमरीकी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता बरस दुनिया भर से वीडियो गेमर्स की जो सनत है 150 अरब से भी तजावुज़ कर गई। हाँ जी, और इन आदादो शुमार में अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री
शामिल नहीं की गई है क्योंकि वीडियो गेम्स ने अलग से अपनी शनाख्त मनवा ली है। हाँ, गुज़िश्ता चंद बरसों के अंदर जो है ना पाकिस्तान ने भी इस सनत में खासी तरक्की की है। मैं हमजा यहाँ पे आपको अपना बताती हूँ ना कि मेरे बच्चे हर वक्त गेम खेलते रहे तो मैंने कहती थी आंखें ख़राब हो जाएंगी, वक्त ज़ाया कर रहे हो, बैठ के पढ़ो, ये कोई फजूल काम है, इससे कुछ मिलता है तुम्हें। तो एक दिन उसने मुझे बुला के बिठा के दिखाया, उसने कहा इधर आए, ये है गेमर, इसका घर दिखाऊँ आपको। मैंने कहा इसके अब्बा का होगा ना? तो जी नहीं, ही इज़ 18 ईयर्स, इसका ये घर है, ये इसका अपना पर्सनल जो है वो एयरक्राफ्ट है, ये इसकी ये जो है ना फिरारी है, ये देखिए। ये बच्चे ने भी तो गेम्स खेल के उधर से गाड़ी नहीं खरीदी जो बच्चा था, ये जिसका हम दिखा रहे थे। तो ये देखें ये सब कुछ, तो मैं हैरान परेशान रह गई। मेरे लिए भी इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ कि अच्छा ये भी हो रहा है। बता रही हैं। हाँ। बिल्कुल, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के अदाद-ओ-शुमार की अगर हम सिर्फ बात कर लेना तो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की सनत सालाना $2 अरब से $4 अरब के दरमियान ज़र मुबादला भी कमा रही है। इस वक्त गेम्स बनाई जा रही हैं। लाहौर के अंदर अगर फ़रा बात कर ली जाए तो इतने ज़्यादा जो है ये गेमिंग हाउसेज और या सॉफ्टवेयर हाउसेज मौजूद है जहाँ पर गेम्स बनाई जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है। बिल्कुल, और एप्स बनाई जा रही हैं। लेकिन जो बनाने वाले हैं वो भी और जो खेलने वाले हैं बहुत सारे गेमर्स वो भी, ये दोनों बड़े पॉपुलर हैं। लेकिन इस हवाले से चूँकि हम बातचीत से जानेंगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन अजीम से जो कि गेम डेवलपर हैं। अस्सलाम वालेकुम शायान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम मेरा ख्याल है दोनों ही इस बारे में खास से इलिटरेट हैं, तो आप हमें अपडेट कीजिएगा कि ये क्या है ये गेमिंग इंडस्ट्री। और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 100 से ज़ायद ऐसे छोटे बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो वीडियो गेम इंडस्ट्री में अपना रोल अदा कर रहे हैं। काफ़ी है, और भी पोटेंशियल है, और भी बच्चे आना चाहें तो क्या करें वो? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी 100 तो कम है, जितने ज़्यादा होंगे उतने कम होंगे। एंड आई थिंक दैट over time, I think year on year growth पाकिस्तान में काफ़ी exponentially ज़्यादा रही है in the last 4 years, because as you know कि इस वक्त जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो हॉलीवुड से भी बड़ी हो गई है। तो ये 100 जी, तो आप कह लें मतलब इट्स 80 खरब अराउंड $150 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई है। एंड प्रेडिक्शन यही है कि एट द एंड ऑफ द ईयर 2021 के एंड ऑफ ईयर के अंदर इंशाल्लाह अबाउट आई थिंक 200 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। अच्छा, तो ये जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जा रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है पाकिस्तान के इदारों में, वहाँ से भी ये कोई गेम डेवलपमेंट के हवाले से मुनासिब तादाद में टैलेंट मिल रहा है, बच्चे सामने आ रहे हैं, या ये बिल्कुल एक अलग मामला है? गेम डेवलप करनी है तो ये कुछ अलग ही दुनिया है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। जी मैं गेम डेवलपमेंट को आप कह लें डिजिटल एंटरटेनमेंट, आई डोंट थिंक अलग दुनिया है, थोड़ा सा बस क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। आई थिंक पाकिस्तान में बहुत रॉ टैलेंट है और आई थिंक हर साल वी हैव अ लॉट ऑफ IT इंस्टीट्यूशंस जिससे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं। थोड़ा सा बस एक जो चीज़ है वो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाला इशू है थोड़ा सा, बट आई थिंक ओवर द इयर्स इम्प्रूव हो गया है। एंड आई थिंक कि अगर फोकस और रुझान उस तरफ यूनिवर्सिटीज़ अपने कोर्सेज़ में भी लगाएं जिसमें आपको गेम डेवलपमेंट, गेम डिज़ाइन और इन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा कराया जाए रादर दैन कि एक ब्रॉड व्यू से वो पर्सपेक्टिव दे के पढ़ाया जाए, तो आई थिंक कमिंग ईयर्स में काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा ओके, मैं शायद एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा ना कि मैंने अभी जैसे बताया कि मुझे मेरे बेटे ने दिखाया कि ये देखिए ये गेमर है जो गेम्स खेलता है और अपलोड करता है उसकी वीडियोस और उसके जो इस तरह से व्यूज़ एंड वगैरह वगैरह करके, तो एंड ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ फॉर्च्यून, घर है बहुत बड़ा और गाड़ी है फिरारी। हमजा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो रहा है ना? बिल्कुल जी, ये एक्चुअली हमारा अपना पाकिस्तानी एक फेमस गेमर है, वो एक गेम डोटा खेलता था, वो फिर US इमिग्रेट हो गया था, तो आई थिंक उसने $6 मिलियन तक कमा लिए, मतलब 100 करोड़ से ऊपर। जी तो ये हमजा और मैं तो सोच भी नहीं सकते ये जिंदगी। वो वाकई फिर गेमर है, जिस तरह से कहा जाता है ना कि फलाना बहुत गेमर है, तो वो तो वाकई गेमर है। अच्छा, ये भी शायद हमें बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो गेम्स बन रही हैं, ये मोबाइल ऐप्स जो हैं, मोबाइल गेम्स हैं, वो जो है डेवलप की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, या फिर कोई प्ले स्टेशन की गेम्स भी बन रही हैं? दोनों बन रही हैं। आज के लोग मोबाइल पे ज़्यादा मूव कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल हर बंदे के हाथ में है, स्मार्टफोन, मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। तो अगर आप मेजर रेवेन्यू देखें स्ट्रीम, तो मोबाइल इज़ एक्चुअली लार्जर देन ये कंसोल, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन और PC, इन सबसे बड़ा हो गया। तो ये काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं है, बट अगर आपको, आई एम श्योर आपने कैंडी क्रश देखी होगी, वो आज भी
4-5 साल बाद महीने का 800 करोड़ रुपए कमा रही है। वाह। अच्छा, मेरे जैसे कई जैसे कहना ओल्ड स्कूल पेरेंट्स वो अपने बच्चों को इस पर डांटते डपटते ही रहते हैं। अब मुझे बताइए कि कैसे इनकरेज करें कि ये जो करोड़ों रुपए कमाना है ये हमारे बच्चे भी कर सकें, उसके लिए क्या स्किल सेट देना है उन्हें? स्कूल से तो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, और अगर वो बैठ के प्ले स्टेशन गेम्स खेल रहे हैं तो अब माएँ खुश हो जाएं, वालिदैन खुश हो जाएं कि ये भी करोड़ों रुपए कमा लेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक यू नो, अगर आप साहब बता रहे थे आपका बेटा है, फीस सीरियस अगर है तो देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। इस वक्त आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी गेम्स ऑनलाइन वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे बच्चे बैठते हैं और डोनेशंस बहुत मिलती हैं। एक्चुअली मैं आपको कहता हूँ इस डिजिटल एंटरटेनमेंट तो कोविड के दौरान आपने देखा होगा एक बहुत स्पाइक हुई। ऑब्वियसली टेक इंडस्ट्री को तो मिला ही था, वो मिला था, बट स्ट्रीमर्स इट्स जस्ट लाइक वाचिंग मूवीज। आप गेम आप इवन आई एंजॉय यू नो जस्ट वाचिंग गेम्स व्हेन पीपल आर प्लेइंग गेम्स। लोग गेम्स खेल रहे होते हैं बिकॉज उसकी पूरी स्टोरी लाइन होती है, तो इसीलिए जो नई जनरेशन है उस पर शिफ्ट हो रही है। सो दिस इज़ द न्यू एज मीडिया आई वुड से। तो आई थिंक पेरेंट्स को इंकरेज करना चाहिए एंड इट विल ओनली इम्प्रूव यू नो देयर लाइवलीहुड्स इन द फ्यूचर। एंड आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कोडिंग है। कोडिंग एक यंगर एज से काफ़ी ऐप्स आ गई हैं। यू नो पाकिस्तान में तो काफ़ी बच्चों ने आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं और रिकॉर्ड में अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, एक फीमेल थी। तो आई वुड इंकरेज और यू नो अपने बच्चों को कोडिंग एट अ यंग एज सिखा दें बिकॉज दैट्स द न्यू लैंग्वेज। ये उर्दू इंग्लिश तो हम बोलते रहते हैं बट कोडिंग इज द लैंग्वेज। बस हमें तो C++ ये याद है जो हमने कंप्यूटर में स्कूल में पढ़ी थी कि ये होती हैं, और हमें बाकी उसके बाद कुछ नहीं आता। शायान बहुत शुक्रिया आपका, आप सब सवेरे पाकिस्तान का खेलने दें बच्चों को, आप ना गेम्स खेलने, सारे पेरेंट्स को कहना खेलने दें। कुछ नहीं रखा हुआ जिसे हम कहते हैं कि वो रूटीन जो है ना कि डॉक्टर्स बन जाएं, इंजीनियर्स बन जाएं या वो कुछ और बन जाएं, ये नए एवेन्यूज, ये स्किल्स, ये नए एवेन्यूज हैं, लेट देम डिस्कवर। लेकिन बात है कि नजर रखनी है कि वो गेम खेलते खेलते गेमर बने, उस गेम का शिकार ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, मजीद बात करते हैं। सुबह